बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम वेट करेंगे स्टूडेंट्स का 8-5 PM तक और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू कर देंगे। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो आप चैट में पूछ सकते हैं, अगर क्लियर आ रही है तो बता देंगे। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो कोई भी एक बंदा चैट पर बता दे ताकि ठीक है जी। मोहम्मद आरिफ को आ रही है, ठीक है, यानी कि तकरीबन तमाम को मेरी आवाज़ आ रही है। 8-5 तक हम इंशाल्लाह वेट करेंगे। फिर उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सबसे बेस्ट असाइनमेंट का। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट सबमिट किया है और जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट सबमिट किया है सबका असाइनमेंट बिल्कुल सही था, सबके पूरे मार्क्स थे। ठीक है, सबने अच्छी एफर्ट की है, बहुत अच्छा कोड किया है और सबका कोड बिल्कुल दुरुस्त था। मगर जाहिर है तमाम बेस्ट में एक सुपर बेस्ट होता है जो सबसे बेस्ट होता है, और ये बताने का मतलब मेरा मकसद किसी को भी ना डिग्रेड करने का नहीं है कि फलां ने सही नहीं किया या फलां ने बहुत अच्छा किया। मेरा मकसद ये है कि आप लोग सीखें, कुछ नया सीखें। ठीक है, क्योंकि जिसकी चीज़ सबसे बेस्ट होती है ना वो उसमें कुछ इनोवेशन होती है, कुछ नया होता है, कोई कुछ ऐसा होता है जो जिसको औरों को चाहिए कि वो भी फॉलो करें इस चीज़ को। और ख़ास तौर पे अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो प्रोग्रामर्स को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। और वही आज हमें एक बेस्ट प्रैक्टिस आज हमें पता लगेगी जो आप सब में से किसी एक स्टूडेंट ने फॉलो की थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकियों ने गलत किया असाइनमेंट, सब ने बिल्कुल सही असाइनमेंट किया था, जो मुझे आउटपुट चाहिए था मुझे वही आउटपुट मिला था। तो 8-5 तक हम इंशाल्लाह वेट कर रहे हैं। उसके बाद पहले हम जिक्र कर लेंगे बेस्ट असाइनमेंट का। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, मैं कोड दिखाऊंगा उसका, फिर आपसे पूछूंगा कि आपको ऐसा क्या लग रहा है इसमें बेस्ट, क्योंकि आप सब ने अपना अपना कोड तो देखा ही होगा क्योंकि आपने इंशाल्लाह खुद ही किया होगा। तो पहले तो आप लोगों से मेरा सवाल होगा कि बताएं ऐसी क्या खास बात है इस कोड में कि मैंने इसको एज अ बेस्ट चुना। ठीक है, अगर कोई जवाब ना दे सका तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं खुद इसका जवाब दूंगा। तो 1 मिनट और रहता है, हम उसके वो भी वेट कर ही लेते हैं। 9 स्टूडेंट्स आ चुके हैं अभी तक। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम आखिर में थोड़ा क्वेश्चन आंसर का वो कर लें, मगर हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, सिर्फ 40 मिनट्स होते हैं। अभी मेरी आगे कोशिश है कि आपका टाइम बढ़ाऊं, क्योंकि इसमें तो जाहिर है हमें 40 मिनट ही मिलते हैं। हो सकता है दूसरे सेशन का कोई कोई ना कोई तरीका निकालूं। असल में बीच में नमाज का जो इशू है ना उसकी वजह से मुझे 40 मिनट से ज़्यादा नहीं करना पड़ता, नमाज पढ़ने जाना होता है। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा अगर आप लोग मेरे साथ होंगे, अगर आप चाहेंगे तो फिर हम टाइम थोड़ा सा पीछे कर लेंगे 8 बजे से, अगर आप में से किसी को इशू ना हुआ तो। और फिर हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे की क्लास हो, आखिरी जो 20 मिनट की जो हम दूसरी क्लास लेंगे उसमें हम आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है, तो 8-5 हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको वो असाइनमेंट शो कर दूँ। मुझे ज़रा आप 1 मिनट देना, मैं स्क्रीन चेंज करूँगा। ओके, तो ये असाइनमेंट है अरीज इलियास का। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि इन्होंने इस फॉर्मेट में मुझे असाइनमेंट दिया इसलिए मैंने इनका असाइनमेंट एज अ बेस्ट असाइनमेंट चूज किया है। मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ तस्वीरें थी, तो अगर ये तस्वीर में भी देते तब भी इन्हीं का असाइनमेंट एज अ बेस्ट असाइनमेंट चूज होता।
ये वजह नहीं है कि इन्होंने इस अच्छे से फॉर्मेट में दिया है, किसी भी फॉर्मेट में दे, मेरी रिक्वायरमेंट ही सिर्फ तस्वीरें थी, ठीक है। तो पहले आप कोड देख लें, आप लोग पहले फैसला करने की कोशिश करें कि क्या क्या डिफरेंस है आपके असाइनमेंट और इसके असाइनमेंट में। कोई अगर मुझे बताना चाहे तो वो चैट पे भी बता सकता है, अगर कोई बताना चाहे तो वो मुझे माइक पे भी बता सकता है, मैं सुनता हूँ। आप देख लें पहले इत्मीनान से 2-3 मिनट और फिर मुझे बताएं। हेलो जी सर, प्रिंट एक लाइन में करवाया हुआ है। ये आप कौन है, कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान आमिर, ठीक है। अब्दुल रहमान आमिर का कहना है कि इन्होंने भाई प्रिंट एक लाइन में करवाया आउटपुट, इसीलिए इनका बेस्ट मैंने चूज किया। इसके अलावा और कोई बता सकता है कुछ? ठीक है। सर मुझे बताना है। जी जी बताएं। मैं अलमास आयशा हूँ और इन्होंने अपने असाइनमेंट में जो है डाटा टाइप्स यूज़ की हुई हैं। ठीक है, इन्होंने अपने असाइनमेंट में डेटा टाइप्स का भी कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप दोनों का जो आंसर है बिल्कुल कोड कम है, नुमान यूसुफ जई, वेरी गुड। अच्छा जी, तो बिल्कुल ठीक, तीनों जवाब बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। अच्छा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है, हो सकता है मेरी आवाज में थोड़ा इश्यू आए आपको, ठीक है। मुझे अभी एक मैसेज आया। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस का ये मतलब है कि आपने कोड हमेशा एफिशिएंट करना है, ठीक है। एफिशिएंट कोड मतलब आपका कोड बिल्कुल, एक तो रीयूजेबल हो, वो तो हम आगे जाके देखेंगे उससे क्या मतलब है रीयूजेबल कोड का। और दूसरा, आप कम से कम कोड में ज्यादा से ज्यादा मकसद हासिल कर लें, ठीक है। तरफ देखें, यहाँ पे बिल्कुल सही है, इन्होंने सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट, क्या जरूरत है आपको मल्टीपल प्रिंट्स की, जब आप एक सिंगल प्रिंट में फॉर्मेटिंग यूज करके आप अपना आउटपुट शो कर सकते हैं। इन्होंने देखें, जो मैंने पिछली क्लास में स्लैश एन के बारे में बताया था, बैक स्लैश और एन यानी कि लाइन ब्रेक करता है, इन्होंने इस फॉर्मेट को भी यूज किया। उसके अलावा मल्टीपल पैरामीटर्स भी ऐड किए, यानी कि सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में इन्होंने सारा काम कर दिया। दूसरा काम कि इन्होंने जो एज इनपुट ली है यूजर से, एज हमें पता है एक एज अ नंबर होता है, कोई भी नंबर 10, 20, 30, ठीक है। तो इन्होंने ये इनपुट लिया, इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, यानी कि ये जो एज का डेटा, ये जो वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप क्या होगा, एक नंबर होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। और बाकी तमाम स्ट्रिंग्स ही होनी चाहिए, क्योंकि यूजर नेम एक स्ट्रिंग होता है, ईमेल, पासवर्ड, बाकी तमाम चीजें स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट होती हैं। तो इनका असाइनमेंट इसलिए मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि इनका इन्होंने सबसे पहले कम लाइन ऑफ कोड में अपना मकसद हासिल कर लिया। उसके अलावा इन्होंने आ, हर डेटा को उसके रिस्पेक्टेड डेटा टाइप में डाला, ठीक है। और नुमान यूसुफजई ने भी एक और बात की थी, हाँ, लाइन ऑफ कोड कम है, जाहिर है जब उन्होंने एक सिंगल प्रिंट में काम किया तो लाइन ऑफ कोड यकीनन कम होगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो मैं अपनी स्क्रीन चेंज करूंगा, वेट अ सेकंड। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे, कमेंट्स पढ़ेंगे कि क्या होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, और पाइथन में हम कमेंट कैसे करते हैं और कमेंट की जरूरत क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और पाइथन में वेरिएबल्स का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद डेटा टाइप्स इन पाइथन, ठीक है। पाइथन में जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं कौन कौन सी हैं, कितनी है, और डेटा टाइप्स का क्या मतलब है। और उसके बाद हम आएंगे ऑपरेटर्स पे, जो बहुत ही एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कमेंट्स पे। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए, कमेंट्स क्यों जरूरी है। कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड, किसी भी लैंग्वेज का कोड एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। कमेंट्स कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल। कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड, ठीक है। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि कमेंट्स हम क्यों डालते हैं किसी भी कोड में, अगर यहाँ पर हम देखें हमारे पास कमेंट्स की 2 टाइप्स हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल लाइन कमेंट्स भी होते हैं और मल्टी लाइन। कमेंट्स का काम क्या है, जब हम कोड करते हैं ना,
ये तो हम छोटा मोटा कोड कर रहे हैं फिलहाल। जब हम हायर लेवल पे जाते हैं ना, बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, वहां आप एज अ प्रोग्रामर जब आप हायर होंगे, वहां कोड करेंगे, तो आपको जरूर कहेंगे, बल्कि फोर्स करेंगे कि आपने अपने कोड की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि हर कोड पे, हर लाइन पे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर लाइन ऑफ कोड के ऊपर आपने लिखना है कि भाई इस लाइन पे ये हो रहा है, इस लाइन पे ये, क्योंकि बड़े सॉफ्टवेयर में हजारों लाइन ऑफ कोड होते हैं, तो उसमें हर लाइन पे तो हम नहीं लिख सकते। तो हर सेक्शन ऑफ कोड में आपने उसकी उसको डिफाइन करना होता है कि भाई इस जगह पे मैं ये काम कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है। मिसाल के तौर पर आप कल को चले जाते हैं उस सॉफ्टवेयर हाउस से, आपने एक ऐप बनाई, आप कल को चले गए किसी और जगह, तो जो नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगा वो आपके कोड, जाहिर है उसको उस कोड को मेंटेन करना है, उस ऐप के नए पैचेस बनाने हैं, नए वर्जन बनाने हैं, कोड एडिट हो, ठीक है। तो उसके लिए उसको कोड का समझना जरूरी है, ठीक है। आप सब जानते हैं दूसरे बंदे का कोड समझना कितना मुश्किल होता है। अब अगर कमेंट्स होंगे, ये कमेंट्स असल में डॉक्यूमेंटेशन होती है, अगर कमेंट्स होंगे तो दूसरा प्रोग्रामर समझ जाएगा कि फलां जगह पे क्या काम हो रहा है। अब किसी भी लैंग्वेज में दो टाइप्स ऑफ कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन जो एक ही लाइन पर होता है, और ये एग्जीक्यूट नहीं होता, कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करता, ठीक है। ये देखें, पाइथन में हम क्या करते हैं, हैश का सिंबल यूज करते हैं, और आगे जो भी हम लिखेंगे वो कमेंट होगा, उसे कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा, यानी कि इस कोड में इन दो लाइनों में सिर्फ ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे देखें, एक और इन्होंने वेरिएशन बता दी कि यहाँ पे इन्होंने इसको कोड से आगे लिखा हुआ है इस कमेंट को, यानी कि आप कोड से आगे जो भी कमेंट लिखेंगे वो पूरी लाइन एज अ कमेंट इंटरप्रेट होगी, बाकी पिछली चीज कोड ही होगी। तीसरी वेरिएशन इन्होंने बता दी कि आप किसी भी कोड के सेक्शन को कमेंट कर सकते हैं। कभी हम कोड कर रहे होते हैं, बीच में कुछ ऐसा कोड लिख लेते हैं वो हम, यानी कि वो काम नहीं कर रहा होता या वो उसकी जरूरत नहीं होती, तो तब हम उस कोड को कमेंट करके अपने काम को, यानी कि अपने जो प्रोग्राम है उसको दोबारा एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि अब काम सही कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इन्होंने ये भी बता दिया कि आप किसी कोड के सेक्शन को भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी टाइप है मल्टी लाइन। पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरह होते हैं, जाहिर है अब कोई बड़ी चीज हमें समझानी है तो उसके लिए मल्टी लाइन कमेंट्स की जरूरत है, बार बार हैश डाल डाल के हम नहीं लिख सकते, तो उसके लिए पाइथन में ये तरीका कार है कि तीन आपके पास ये इन्वर्टेड कॉमास हैं ऊपर और तीन इन्वर्टेड कॉमास, यानी कि 6 इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान जो भी टेक्स्ट होगा वो पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट होगा। अब हम इसको जरा टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं जरा आ रहा हूँ अपने कोड एडिटर पे। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में, मैं कौन सा कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ repl.it, ठीक है। ये एक वेबसाइट है और इसमें क्योंकि इंटेलिजेंस वगैरह भी है इसलिए इसको मैं यूज कर रहा हूँ। repl.it में मैं कोड शुरू करता हूँ, दिस इज अ कमेंट, ठीक है। हैश सिंबल मैंने यूज किया है, इसका मतलब ये कंपाइल नहीं होगा। मैं इस कोड को रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट में देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि एक कमेंट था, ठीक है। अगर हैश के बगैर मैं कुछ लिखता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यकीनन कोई एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम नहीं जानता ये क्या है या ये क्या है, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज में इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं कुछ लिख लेता हूँ कोड, प्रिंट हेलो, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ तो देखें प्रिंट हेलो ही रन होगा, बाकी ऊपर वाली लाइन रन नहीं। अब मल्टी लाइन कमेंट्स देख लेते हैं। आपने 6 बार, 3 4 5 6, ठीक है, मैंने 6 बार इन्वर्टेड कॉमास डाले और ये दरम्यान में आ गया। यहाँ पे जो भी लाइन होंगी ये तमाम चीजें कमेंट्स होंगी, ठीक है। अब इसको रन करके भी देख लेते हैं, सिर्फ ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, बाकी ये सब कुछ क्योंकि कमेंट है, ये तमाम लाइंस कमेंट्स हैं इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इनको रन करके देख लेते हैं हम, तो हमारा आउटपुट सिर्फ हेलो है, बाकी ये सारा कमेंट है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी कि कमेंट्स किस तरह से हम यूज करते हैं सिंगल लाइन और मल्टी लाइन पाइथन के अंदर, ठीक है। हर लैंग्वेज का अलग तरीका है, जैसे सी शार्प में हम सिंगल लाइन को यूं डबल फॉरवर्ड स्लैश में यूज करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो हर लैंग्वेज का अलग अलग तरीका होता है, मोस्टली लैंग्वेजेस में डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। और पाइथन में क्या है, हैश का सिंबल सिंगल लाइन के लिए, और ये 6 बार हमारा जो इन्वर्टेड कॉमास है ये आपका मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये बहुत ही सिंपल सी बात थी, तभी इसको ज्यादा डिटेल में बताने की भी जरूरत नहीं है। मैं स्क्रीन जरा चेंज कर रहा हूँ, ओके।
तो कमेंट्स हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं वेरिएबल्स। देखिए पाइथन की खास बात जो मुझे लगती है ना, वो ये है कि पाइथन एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। लूजली टाइप का क्या मतलब है? लैंग्वेजेस दो टाइप्स की हैं दुनिया में, एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस और एक लूजली टाइप लैंग्वेजेस, ठीक है। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब मैं कोड करूंगा। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए वेरिएबल्स एक स्टोरेज होता है, एक बॉक्स होता है एक किस्म का, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें हमारे पास हम डेटा से जरूर खेल रहे होते हैं, डेटा हैंडलिंग जरूरी होती है। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें, उसमें डेटा जरूर हम हैंडल कर रहे होते हैं, और उस डेटा को हमने कहीं ना कहीं स्टोर भी करना होता है रन टाइम पे। तो उस रन टाइम पे डेटा को कहीं स्टोर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वेरिएबल्स की। रन टाइम क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह बता देता हूँ कि किसी भी वेरिएबल के अंदर हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं, जब तक वो प्रोग्राम चलेगा तब तक ही स्टोर होगा, क्योंकि वो डेटा रैम में स्टोर होता है। और हमें पता है रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब जब तक उसको वोल्टेज मिलता रहेगा, वॉलेटाइल लफ्ज वोल्टेज से निकला है, जब तक हमारे कंप्यूटर को वोल्टेज यानी कि पावर सप्लाई मिलती रहेगी तब तक रैम काम करेगी। जैसी पावर सप्लाई कट गई, हमारी रैम के अंदर जितना भी डेटा स्टोर हुआ था सारा वाइप आउट हो जाएगा। जबकि हार्ड डिस्क जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि उसको वोल्टेज की जरूरत नहीं है ऑपरेट होने के लिए। उसमें जो भी डेटा स्टोर करते रहोगे वो स्टोर रहेगा हमेशा के लिए, जब तक कि वो हार्ड डिस्क खराब नहीं होती, ठीक है। तो वेरिएबल्स का जो भी डेटा है वो स्टोर होता है रैम के अंदर। अब वेरिएबल है क्या? वेरिएबल एक छोटा सा एक किस्म का बॉक्स होता है। यहाँ पे अगर देखें एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसको जहां चाहें हम यूज कर सकते हैं। अब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप सबने पढ़ी होंगी, आपको पता होगा डेटा टाइप मल्टीपल होते हैं। एक नंबर होते हैं, सी शार्प में हम उसको इंटीजर कहते हैं, तो पाइथन में भी इंटीजर ही कहते हैं। नंबर्स डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं जो पॉइंट्स में हमारे पास वैल्यूज जिनकी होती हैं, और उसके अलावा एक बूल डेटा टाइप होता है। इसके अलावा भी मल्टीपल होते हैं, मगर फिलहाल हमारा एम इन चार को देखने का है, ठीक है। नंबर्स में हमें पता है हम कोई भी इंटीजर नंबर हम स्टोर कर सकते हैं, 1, 10, 100, 20, 25, ठीक है। उसी तरह स्ट्रिंग्स में हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, और स्ट्रिंग में किसी भी किस्म का हम डेटा कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर होते हैं, उनमें अगर हमें कोई डेसिमल नंबर स्टोर करना है जिनकी वैल्यू डेसिमल में आ रही है, तो वो हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। और उसी तरह बूल सिर्फ दो किस्म की वैल्यूज स्टोर कर सकता है, या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, डिक्लेयरिंग एंड यूजिंग अ वेरिएबल। अब वेरिएबल्स की जब बात आई, हमें पता है कि वेरिएबल्स में हम डेटा स्टोर करते हैं, तो पाइथन में हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है। कोई भी वेरिएबल बनाना है, यहाँ पे मैंने एक एक्स वेरिएबल का नाम रखा है कि एक एक्स एक वेरिएबल है। अब उसके अंदर मुझे डेटा स्टोर करना है। मैंने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि जो 4 है ये जाएगा एक्स के अंदर। यानी कि अब x का जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या डेटा स्टोर हुआ है, 4। अब पाइथन की मैंने आपको कहा था अमेजिंग क्यों है, यहाँ पे देखिए पहली लाइन पे मैंने x में वैल्यू क्या डाली, 4, और आगे मैंने कमेंट्स में भी बता दिया कि x इज ऑफ टाइप इंटीजर। अभी जब कंपाइलर हमारा इस लाइन पे होगा, तब x में क्योंकि 4 स्टोर हुआ है, इसलिए x का डेटा टाइप इंटीजर है। मगर जैसे ही हमारा कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे आया, हमने x में क्या डाल दिया, सैली। सैली एक स्ट्रिंग है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो अब यहाँ पे कमेंट्स में क्या है, x इज नाउ ऑफ टाइप स्ट्रिंग। यानी कि पाइथन एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, उसमें जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं हमें ये बताना नहीं पड़ता कि ये कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल है, यानी कि उसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। रन टाइम पे उसका डेटा टाइप हम चेंज कर सकते हैं। तो पहले x का डेटा टाइप इंटीजर था, मेरा कर्सर बार बार गायब हो रहा है, पहले x का डेटा टाइप इंटीजर था और अब स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट डेटा टाइप को डिक्लेयर करने का। और अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट लाइन पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, x के वेरिएबल में जो भी डेटा है मैं चाहता हूँ कंसोल पे प्रिंट हो जाए। मैंने क्या किया, प्रिंट x, x में जो भी स्टोर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब असाइनिंग वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पाइथन में एक और हमारे पास अच्छा सा फीचर है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स में इस तरह एक ही लाइन में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ये x एक वेरिएबल है, कॉमा डाला, y कॉमा z, 3 वेरिएबल मैंने एक साथ बनाए, इक्वल्स टू ऑरेंज कॉमा बनाना कॉमा चेरी।
यानी कि x के अंदर ऑरेंज स्टोर हो रहा है, y के अंदर बनाना और z के अंदर चेरी। ठीक है, सबसे पहले वाले में सबसे पहली वैल्यू, दूसरे वाले में दूसरी और तीसरे वाले में तीसरी, यानी कि हम सिंगल लाइन पे मल्टीपल वेरिएबल्स में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। टेस्ट कर लेते हैं जो कुछ अभी तक हमने सीखा। और एक और चीज, एक फीचर भी आपको दिखा देता हूँ, मतलब एक बिल्ट इन फंक्शन। तो हम आते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। सबसे पहले एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। हमें पता है सी शार्प वगैरह में हमें क्या करना पड़ता है, पहले डेटा टाइप बताना पड़ता है, इंटीजर num इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये मैं आपको सी शार्प का कोड दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि पाइथन क्यों बड़ी बेहतरीन लैंग्वेज है। अब मैं नम के वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब नम जो है वो एक इंटीजर वेरिएबल है, उसमें कोई स्ट्रिंग नहीं जा सकती, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है। मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ var इज इक्वल टू 100। अभी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है वो चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट का फंक्शन यूज करता हूँ। ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, तो प्रिंट फंक्शन, और उसी तरह टाइप का फंक्शन यूज करता हूँ, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, और उसमें मैं डाल देता हूँ var। अब ये क्या है, ये काम क्या हुआ है आप जरा समझ लें। मैंने क्या किया, टाइप का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर ये वेरिएबल डाल दिया, यानी कि टाइप का फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। जब ये रिटर्न करेगा, ये प्रिंट के फंक्शन के अंदर आया, तो प्रिंट का फंक्शन उस डेटा टाइप को प्रिंट कर देगा। ठीक है, सिंपल सा कोड। अब इसको जरा मैं रन कर देता हूँ, तो हमारे पास देखें ये क्या लिखा हुआ है, क्लास इंटीजर, यानी कि वेरिएबल, ये जो var का जो वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है, इससे हमारे पाइथन के कंपाइलर ने पता लगाया कि ये इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है। इस लाइन में अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, टाइप t इज इक्वल टू टाइप ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल की जो भी डेटा टाइप है, ये टाइप का फंक्शन रिटर्न करेगा, किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, टी के अंदर। टी के अंदर इस वेरिएबल की डेटा टाइप स्टोर है। मैं प्रिंट कर देता हूँ टी को, ताकि मुझे पता लग जाए क्या डेटा टाइप है, कौन सी डेटा टाइप स्टोर हुई है। ठीक है, वो सिंगल लाइन में वही बेस्ट प्रैक्टिस थी, मगर अगर आपको समझ नहीं आई तो उसके लिए मैंने इसको अलग अलग करके डबल लाइन में लिख लिया, तो आउटपुट मेरा वही है। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस हम हमेशा यूज करेंगे, तो बेस्ट प्रैक्टिस ही यूज करते हैं। प्रिंट का फंक्शन कॉल किया, मुझे कुछ प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, टाइप जो कुछ रिटर्न करेगा वो मुझे प्रिंट करना है। और टाइप हमसे चीज मांगता है, एक वेरिएबल मांगता है, वो मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल में डेटा डाल देता हूँ, कोई स्ट्रिंग, हेलो वली। ठीक है, हेलो वली। अब मैं जरा प्रिंट करता हूँ इसकी डेटा टाइप के। अब हमारी वेर के वेरिएबल में की डेटा टाइप क्या है। अब इसको रन करते हैं। इसको रन किया तो देखें पहले क्या था, इंटीजर डेटा टाइप थी और अब स्ट्रिंग हो चुकी है, क्योंकि इसका डेटा इसके अंदर अब स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, इसीलिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि पाइथन के अंदर हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और पाइथन में डेटा टाइप का क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि भाई पाइथन एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, लूजली टाइप। ये टाइप, इसमें ये टाइपिंग का मतलब ये नहीं है कि टाइपिंग वाला टाइप, टाइप का मतलब डेटा टाइप, यानी कि ये एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, यानी कि आप इसको किसी भी तरीके से किसी भी वेरिएशन में यूज कर सकते हैं। एक वेरिएबल को आप मल्टीपल टाइम्स अलग अलग डेटा टाइप स्टोर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट डेटा टाइप्स का और डेटा टाइप और वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स में हमें हमेशा डेटा स्टोर करते हैं। हम स्कोप ऑफ वेरिएबल पे आएंगे मगर तब जब हम इफ कंडीशंस वगैरह पढ़ेंगे। स्कोप क्या होता है वो हम देखेंगे। अभी अगर मैंने आपको समझाना शुरू किया तो जिन लोगों को इफ, फॉर लूप, इफ कंडीशंस नहीं पता वो कंफ्यूज होंगे, इसीलिए हम स्कोप ऑफ वेरिएबल्स में हम तब आएंगे जब हम कंडीशंस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, माइक ऑन करके पूछ ले, या आप मुझसे चैट में पूछ ले। मैं चैट भी ऑन कर लेता हूँ और माइक भी आपके वैसे ही ऑन है। अगर नहीं है तो नो लिख लें ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। ओके, ठीक है। तो यानी कि 3 लोगों ने मुझे नो कह दिया, यानी कि सब तकरीबन सबको ही समझ आ गया होगा और किसी ने माइक पे भी नहीं पूछा। ठीक है,
तो डेटा टाइप हमें समझ आ गई, वेरिएबल्स हमें समझ आ गए। किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल्स यूज होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ताकि हम उसको डेटा को बाद में यूज कर सकें। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं, सिंपल सिंपल से, इसलिए हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है, आ जाते हैं पहले इस तरफ। उम्मीद है आप सबको शो हो रहा होगा, सही शो हो रहा है। डेटा टाइप्स, अच्छा ये देख लेते हैं। इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज एन important concept. Variables can store data of different types and different types can do different things. Python has the following data types built in by default in these categories. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो मैंने पहले भी बताया, क्योंकि डेटा टाइप क्या है कि अलग, कोई भी डेटा टाइप अलग किस्म का डेटा स्टोर करती है। जैसे स्ट्रिंग एक अलग किस्म का डेटा स्टोर करती है कैरेक्टर्स का, ठीक है। उसी तरह इंटीजर एक अलग किस्म का डेटा स्टोर करती है, किस चीज का, नंबर, सिर्फ नंबर। उसी तरह बूलियन डेटा टाइप सिर्फ ऐसी वैल्यू स्टोर करता है जिसके दो वेरिएशन होते हैं, या ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो पाइथन में हमारे पास टेक्स्ट टाइप, यानी कि ऐसा डेटा टाइप अगर हमें चाहिए जिसमें हमें टेक्स्ट वैल्यूज स्टोर करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग, str। न्यूमेरिक टाइप्स हमारे पास यहाँ पे तीन है, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये तीन डेटा टाइप्स हैं नंबर्स के लिए। सीक्वेंस के लिए लिस्ट है, टपल है, जिसे टुपल भी कहते हैं, और रेंज है। ये सीक्वेंस क्या है, लिस्ट आप सबको पता होगा, एरे वगैरह, ये वो है, ठीक है। मैपिंग के लिए डिक्शनरी है। मैपिंग अगर आपको नहीं पता, क्योंकि जब हम आएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स पे तो तब हम डिक्शनरी भी पढ़ेंगे, लिस्ट भी पढ़ेंगे, टुपल भी पढ़ेंगे, तो आपको इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। उसी तरह सेट डेटा टाइप्स में सेट है और फ्रोजन सेट है। हम सेट डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, फ्रोजन सेट नहीं पढ़ेंगे। बूलियन डेटा टाइप में हमारे पास बूल है, हमें पता है, जिसके दो ही वेरिएशन होते हैं, या ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे मैंने वही कॉन्सेप्ट कि डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल का अगर हमें मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, उसके टाइप के फंक्शन को यूज करेंगे और उसके अंदर वो वेरिएबल डाल देंगे। टाइप का फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा डेटा टाइप, उसको चाहे हम कंसोल पे प्रिंट करें, चाहे किसी वेरिएबल में स्टोर करें, जो चाहे हम कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ऑपरेटर्स इन पाइथन। अच्छा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स, नाम से पता लग रहा है, वो चीज जो किसी चीज को ऑपरेट करती है। किसी भी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। ये तमाम मैथमेटिकल और लॉजिकल काम को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास पाइथन के अरिथमेटिक, अरिथमेटिक हमें पता है क्या, मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज को हम अरिथमेटिक कहते हैं। तो पाइथन के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं कुछ। प्लस आप सबको पता है एडिशन के लिए यूज होता है। दो वेरिएबल्स या दो नंबर्स, चाहे वेरिएबल्स हों या कोई भी हमारे पास नंबर्स, जो हम 1 2 3 जो भी है, उनको अगर हमें आपस में ऐड करना है तो हम प्लस का ऑपरेटर यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आप सिंपल सी चीज है, आपको यकीनन पता होगा। किसी भी लैंग्वेज में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो है, ये तमाम चारों ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं इन कामों के लिए, ठीक है। उसी तरह ये परसेंट का ऑपरेटर है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। ये काम किस लिए, ये किस काम का है, और पाइथन में एक और अलग सा एक ऑपरेटर है जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंटेशन, ठीक है। पावर, रेज टू दी पावर 2, रेज टू दी पावर 10, 5 रेज टू दी पावर 8, अगर हमें इस तरह की आउटपुट चाहिए तो उसके लिए डबल स्टैरिक यूज होता है। तो ये शुरू के जो चार हैं बहुत ही बेसिक हैं, आप सबको पता है। हम इन दो पे काम कर लेंगे, उनको भी, उनकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। इन दो पे पहले हम काम कर लेते हैं। आपको पता है प्लस, कोई भी लैंग्वेज में दो नंबरों को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। हम बात करते हैं मॉड्यूलस वगैरह की, ठीक है। तो मैं जरा स्क्रीन चेंज कर दूं, ओके। यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर्स इन पाइथन। और सबसे पहला जो हम ऑपरेटर्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, वो क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अच्छा, 5 मिनट रह गए हैं, ठीक है, हमारी मीटिंग का के, तो कोशिश करता हूँ जल्दी से। मैं एक दो वेरिएबल्स बना देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अगर मेरी किसी प्रोजेक्ट में मैं चाहता हूँ कि कहीं पे अरिथमेटिक का कोई काम हो रहा हो, 10 रेज़ टू दी पावर 2 मुझे मालूम करना है, ठीक है।
तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा हमारे पास पाइथन के अंदर एक ऑपरेटर है। क्या? वो वेरिएबल जिसकी पावर लेनी है डबल स्टैटिक, वो जो पावर आपको मालूम करनी है y, ठीक है। x के अंदर वैल्यू क्या है 10, ये आ गया 10 रेज टू दी पावर, दो स्टैटिक रेज टू दी पावर y के अंदर क्या है 2, यानी कि 10 रेज टू दी पावर 2। इसका जो भी आंसर होगा वो हम प्रिंट करके देख लेते हैं। हमें पता है क्या होता है 10 रेज टू दी पावर 2 100, तो हमारे पास आंसर आ गया 100, 10 रेज टू दी पावर 2 100, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि हम कोई वेरिएबल पास करें, यहाँ मैं नंबर डायरेक्ट नंबर भी पास कर सकता हूँ। 5 रेज टू द पावर 2 आंसर आएगा 25। उसी तरह एक डायरेक्ट नंबर के साथ कोई वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ 5 रेज टू द पावर y, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल भी हमें वही नंबर ही रिटर्न करेगा। आउटपुट क्या आएगा देख लेते हैं, वही 25, ठीक है। तो ये जो पावर अगर हमें निकालनी है किसी भी नंबर्स, दो नंबर्स की, तो हम ये डबल स्टैटिक का ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह मॉड्यूलस क्या होता है भाई? कोई बता सकता है मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस का क्या मतलब है? कोई अगर बता सकता है तो बताए। अच्छा, प्लस वाला या माइनस वाला करके दिखा देता हूँ। देखें, मैं क्या करता हूँ, मैं प्लस या सम लिख लेता हूँ। सम एक वेरिएबल बनाया, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे देखें एक्स प्लस वाई, ये दोनों आपस में प्लस करना चाह रहा था, मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया? प्लस का। और इन इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो भी होंगे नंबर वेरिएबल वो आपस में प्लस हो जाएंगे और उनका आंसर सम। एक मिनट, ये जो बात करना चाह रहा है आपकी मुझे, अच्छा अरीज ने बिल्कुल सही जवाब दिया। रिमाइंडर, किसी भी दो नंबर्स की डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आता है वो क्या कहलाता है? मॉड्यूलस, ठीक है। रिमाइंडर क्या होता है अगर किसी को नहीं पता, अभी हम आ जाते हैं उस पर। तो यहाँ पे देखें x को y किया मैंने, x प्लस y किया, उसका आंसर सम में स्टोर हो जाएगा, सम के वेरिएबल में, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सम, तो आउटपुट आपको पता है 10 प्लस 2 क्या होता है 12। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास आंसर क्या आ गया 12, और ये नीचे वाले प्रिंट का आंसर 25 है, ठीक है। मॉड्यूलस क्या होता है भाई? कोई भी दो नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख लेता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 को 2 से डिवाइड अगर मैं करूँ तो आउटपुट क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आता है 5, ठीक है। हमारे पास कोई भी चीज बची नहीं, रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है। अगर मैं कहूँ 10 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 उससे आगे नहीं बढ़ सकता, 3 3 जा 9, बाकी क्या बचा? 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है। अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 4 से तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अगर 4 3 जा करेंगे तो 10 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए 2 तक ही डिवाइड हो सकता है। बाकी कितने नंबर बचे? 2। तो ये जो 2 है ये रिमाइंडर है। इसको हम जरा कोड करके देख लेते हैं। मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट 10 मॉड्यूलस का सिंबल 4, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2, क्योंकि 10 को डिवाइड करूं 4 से तो उसके डिवीजन के बाद रिमाइंडर क्या है वो मालूम करने के लिए मुझे मॉड्यूलस का ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। अगर हम 10 को 4 से डिवाइड करें, हमें पता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, उससे आगे नहीं बढ़ सकता, बाकी कितने बचे? 2। तो ये मॉड्यूलस का ऑपरेटर हमें आउटपुट क्या दे देगा? 2। इसको रन किया मैंने तो यहाँ पर देखें आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास? 2, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मॉड्यूलस का ऑपरेटर समझ आ गया होगा। किसी भी दो नंबर्स के दरमियान डिवीजन के बाद रिमाइंडर अगर हमें मालूम करना है तो उसके लिए हम मॉड्यूलस का ऑपरेटर यूज करते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे प्लस किया, प्लस को हटा के माइनस कर देता हूँ मैं, माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक यूज होता है, ये हो गया मल्टीप्लाई, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिवीजन के लिए डिवाइड, ये फॉरवर्ड स्लैश यूज कर दिया, दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और पावर निकालने के लिए डबल स्टैटिक। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास में ये तमाम चीजें समझ आ गई होंगी, कमेंट्स पाइथन में कैसे किए जाते हैं। उसके अलावा डेटा टाइप जो है किसी पाइथन में, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या कॉन्सेप्ट है? डेटा टाइप नहीं है पाइथन में, बस ये कि आप किसी भी
किसी भी वेरिएबल का यानी कि डेटा टाइप हमें डिक्लेयर करते वक्त बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक लूजली टाइप लैंग्वेज, ठीक है। किसी कोई भी वेरिएबल रन टाइम पे अपना डेटा टाइप चेंज कर सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास में आप लोगों को तमाम चीजें समझ आ गई होंगी। मेरे ख्याल से 5 मिनट रहते हैं, हाँ 5 मिनट रहते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैं आपके सवालों का वेट कर रहा हूँ। अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। बाकी आज की लेक्चर यानी कि जितना डिलीवर करना था वो हो चुका है, क्योंकि 2-3 मिनट में और कुछ वैसे भी नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, अरीज इलियास कह रहे हैं इनको कोई सवाल नहीं है। ठीक, अच्छा, तो आप लोगों को कल तक के लिए मैं एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा, आप सब ने कल तक क्लियर वो करना है। अच्छा, जो जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर वो नहीं जानते, अगर कोई नया है जिसने पिछली क्लास नहीं ली थी, तो ये एक वेबसाइट है, आप आसानी से इस पर जाकर कोड कर सकते हैं। एक तो इसमें ये फायदा है कि इसमें इंटेलिजेंस है, यानी कि आपको कोड सजेस्ट करता है। यहाँ पे मैं प्रिंट लिखने से पहले ही मेरे पास प्रिंट का की सजेशन आ गई, इसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस। तो ये एक बहुत अच्छा कोड एडिटर है जो मुझे मिला है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं और इसका इंटरफेस भी बड़ा अच्छा है। तो अगर आपको कोई मेरा असाइनमेंट करना है तो आप देखें, इसी तरह कोड किया, यहाँ पे असाइनमेंट किया, आपको आउटपुट यहाँ पे लेफ्ट पे शो हो रहा है। आपने क्या करना है, अपनी फंक्शन प्रिंट स्क्रीन स्क्रीन का बटन दबाना है। जिस भी तरीके से आपकी स्क्रीन प्रिंट होती है उस तरीके से आपने अपनी स्क्रीन को प्रिंट करना है, मतलब स्क्रीनशॉट लेनी है अपनी स्क्रीन की और मुझे आउटपुट अपना दिखा देना है कोड का, ठीक है। कोड का आउटपुट, साथ में कोड भी शो हो रहा है और इस तरफ आउटपुट भी। तो एक सिंगल इमेज में आपका काम हो जाएगा। अगर आपका कोड बड़ा हो रहा है कभी, तो फिर वो हम उसको देख लेंगे, आप मल्टीपल इमेजेस भी सेंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास अवर है, किसी को भी कोई सवाल नहीं है तो फिर आप लीव कर सकते हैं। जिसको सवाल नहीं है वो लीव कर सकता है। अगर किसी का सवाल है तो मैं सवाल लूंगा, 2 मिनट मौजूद है। अल्लाह हाफिज, अगर जो जाना चाहता है उसके लिए। अच्छा, आप लोगों से एक गुजारिश भी थी, आप सबसे, जो अभी जा रहा है वो थोड़ा सा रुक जाए अगर 2 मिनट। देखें, हमारा YouTube चैनल है, इसी उस YouTube चैनल पे हम ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसको रिकॉर्ड करके हम अपलोड करते हैं, ठीक है। ग्रुप में मैं एक बार फिर, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक बार फिर मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगा। हमने YouTube चैनल पे हर कोर्स के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उस प्लेलिस्ट पे आप जाकर, जैसे पाइथन की एक प्लेलिस्ट होगी, वहां पे जाकर आप ये लेक्चर दोबारा भी सुन सकते हैं। उसके अलावा जिसका गूगल अकाउंट है, जो यूट्यूब यूज करता है, तो उससे ये गुजारिश भी है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थोड़ी एक किस्म की सपोर्ट मिल जाती है, चैनल के जब सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं तो एक किस्म का व्यूअरशिप आना शुरू हो जाती है, तो ताकि बाकी जो और लोग हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं उनको भी थोड़ा फायदा हो जाए, ठीक है। अब आप जा सकते हैं।